हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ई शिक्षा बाय ब्रजेश। देखिए, यूपीएससी का जो पॉलिटी सेक्शन है उसमें फेडरलिज्म एक ऐसा टॉपिक है जो हर साल पूछा जाता है। चाहे प्रीलिम्स हो या मेंस, इस टॉपिक को छोड़कर कोई पेपर कंप्लीट नहीं होता। और 2026 में तो ये और भी इम्पोर्टेंट हो गया, क्योंकि 16 फाइनेंस कमीशन अगले 5 सालों के लिए, जो हम यहाँ देख रहे हैं 2026 टू 2031 के लिए, सेंटर और स्टेट में पैसा कैसे बंटवारा होगा उस चीज को उसने क्लियर करा। तो आज की इस वीडियो में हम एक कंप्लीट एग्जाम रेडी अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन का फेडरल डिजाइन, फाइनेंस कमीशन, जीएसटी काउंसिल, आर्टिकल 356, सब कुछ। आंसर राइटिंग के लिए भी आप इससे रेडी हो जाइएगा और प्रीलिम्स के लिए भी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये आज का हम लोगों का रोड मैप कुछ इस तरह का है। हम शुरू करेंगे इंडियन फेडरलिज्म के बेसिक स्पेक्ट्रम से, मतलब ये फेडरल है या यूनिटरी, जो बेसिक हम लोग पॉलिटी पढ़ते हैं उसमें पढ़ते हैं। फिर चलेंगे 7th शेड्यूल की तरफ, लेजिस्लेटिव और फाइनेंशियल रिलेशंस देखेंगे। और उसके बाद इस टॉपिक का हर्ट, फाइनेंस कमीशन एंड जीएसटी काउंसिल। ठीक है, डिटेल में कवर करेंगे इन दोनों टॉपिक को हम लोग। और आखिर में आर्टिकल 356 और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, इन सब चीजों को देखेंगे। और हाँ, स्लाइड 17 जरूर देखना है, क्योंकि मैंने वेरीफाइड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एक बैंक दिया है जो सीरियस एस्पायरेंट्स के लिए बहुत काम आएगा। तो फॉर दैट आप वीडियो में बने रहिए, और जब हमारा 17th स्लाइड आए तो उसको जरूर से रिवाइज कर लीजिए। मूविंग ऑन टू हमारे स्टार्ट फेडरलिज्म स्पेक्ट्रम से। देखिए, हम एक बेसिक सवाल से शुरू करते हैं जहां अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इंडियन फेडरल मतलब इंडिया फेडरल है या यूनिटरी? सच कहूं तो दोनों है, आप लोग भी जानते हैं। देखिए, आर्टिकल 1 में फेडरल वर्ड का यूज ही नहीं किया गया। आर्टिकल 1 हम जानते हैं यूनियन ऑफ स्टेट्स बोलते हैं, वहां लिखा है इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। आर्टिकल 1 में जैसे पढ़ते हैं तो वही लिखता है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। ये फ्रेमर्स ने जानबूझकर लिखा ताकि ये मैसेज जाए कि स्टेट्स सिसीड नहीं कर सकती हैं, जैसे कि अमेरिका जैसे क्लासिकल फेडरेशन में पॉसिबल है। लेफ्ट साइड देखेंगे हम लोग यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे फेडरल फीचर्स देखेंगे। डुअल पॉलिटी, मतलब यूनियन एंड स्टेट दोनों का। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा रिजिड है, और कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सुप्रीम है। फिर डिवीजन ऑफ पावर है, मतलब 7th शेड्यूल जो हम लोग जानते हैं उसमें तीनों लिस्ट दिए गए हैं, सेंटर, स्टेट एंड कंकरेंट। उसके बाद इंडिपेंडेंट जुडिशियरी है एज आर्बिट्रेटर। फिर बाई कैमरल पार्लियामेंट है हमारा, राज्यसभा, जो कि राज स्टेट्स को रिप्रेजेंट करता है। उसी तरह फिर हम यहाँ पे देखेंगे राइट साइड पे, जो कि यूनिटरी फीचर्स है। यूनिटरी फीचर्स में क्या है? सिंगल सिटीजनशिप, बहुत सारे देशों में मतलब उनके स्टेट का अलग सिटीजनशिप होता है एंड कंट्री का अलग होता है। हमारे यहाँ सिंगल सिटीजनशिप है फॉर द होल कंट्री। उसके बाद इंटीग्रेटेड जुडिशियरी, गवर्नर जो सेंटर का एजेंट की तरह काम करते हैं। और स्वीपिंग इमरजेंसी पावर, ये बहुत
इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ऑल इंडिया सर्विसेज भी है। ये सारी चीजें आपको यूनिटरी फीचर्स में है। तो हम यहाँ पे दोनों फेडरल और यूनिटरी, तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बेसिकली क्वाशी फेडरल हो गया, यानी फेडरेशन विथ यूनिटरी बायस। एक ऐसा स्ट्रक्चर जो बनी है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डाइवर्सिटी जो हमारा देश है, और यूनिटी बनाए रखने के लिए यूनिटरी बायस, ताकि आपका जो यूनिटी रहे कंट्री की वो बनी रहे। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट 7th शेड्यूल, जहां पे हम तीनों लिस्ट के बारे में देखेंगे। तीन लिस्ट है। यूनियन लिस्ट, लगभग 100 सब्जेक्ट है इसमें, जहां सिर्फ सिर्फ पार्लियामेंट लेजिस्लेट कर सकती है। जैसे इंपॉर्टेंट हो गया आपका डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, रेलवे, बैंकिंग, एटॉमिक एनर्जी एंड करेंसी। इसमें केवल पार्लियामेंट एक्सक्लूसिव है जो कि इस पे लेजिस्लेट कर सकते हैं। उसके बाद स्टेट लिस्ट में हम आते हैं। लगभग 61 है, 61 स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट। अब इसमें क्या क्या है आपका, पुलिस है, पब्लिक ऑर्डर है, एग्रीकल्चर है, पब्लिक हेल्थ, लोकल गवर्नमेंट एटसेट्रा। ये सारी चीजें जो हैं ये स्टेट लिस्ट हैं, जिसमें सिर्फ स्टेट लेजिस्लेचर के लिए वो कर सकते हैं, उसमें लेजिस्लेट कर सकते हैं। और फिर हम आते हैं कंकरेंट लिस्ट पे। कंकरेंट लिस्ट पे जो कि हमारा लगभग 52 है। तो इसमें क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं, एजुकेशन हो गया, फॉरेस्ट हो गया, मैरिज एंड डिवोर्स, क्रिमिनल लॉ, इकोनॉमिक प्लानिंग, जहां दोनों लेजिस्लेट कर सकते हैं, मतलब सेंटर भी और स्टेट भी। लेकिन अगर कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो आर्टिकल 254 के तहत यूनियन का लॉ प्रिवेल करेगा। इस चीज को समझना है, किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 250 लॉ। एक क्विक एग्जाम टिप भी याद रखिए। 42nd अमेंडमेंट 1976 में 5 सब्जेक्ट्स, जिसमें कौन कौन से, एजुकेशन, फॉरेस्ट, वेट एंड मेजर्स, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड जस्टिस फ्रॉम स्टेट टू कंकरेंट लिस्ट में उनको डाल दिया गया था, शामिल किया गया था। ठीक है, ये सिंगल फैक्ट प्रीलिम्स में एक से ज्यादा बार पूछा गया है। अब इसमें आपको क्वेश्चन जैसे डायरेक्ट भी पूछ सकता है, हालांकि अब डायरेक्ट क्वेश्चन कभी नहीं आता बहुत सालों से। तो ये पूछ सकते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स को इसमें 42nd अमेंडमेंट में 1976 में 5 सब्जेक्ट को किस किस को कॉन्करेंट लिस्ट में डाला गया। और ऑप्शंस रहेंगे एजुकेशन, फॉरेस्ट, वेट्स एंड मेजर्स, और उसी में कोई हो सकता है कि क्रिमिनल लॉ या इकोनॉमिक प्लानिंग एक एक्स्ट्रा दे दे। और ऑप्शन आपका रहेगा 1 2 3 4, 1 2 4 3, या फिर 3 4 5, ऑल ऑफ दी अबव, ऐसे करके चार, और देन यू हैव टू चूज कि कौन सा सही आंसर है। तो आपको पांचों अच्छे से पता होने चाहिए फॉर प्रीलिम्स क्वेश्चंस। अब लेजिस्लेटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस के बारे में देखते हैं। अब वो जो हमारे पास ये थे, उन लिस्ट से हम तीनों लिस्ट से आगे बढ़ते हैं। कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं जो रोजमर्रा के सेंटर स्टेट इंटरेक्शन को गवर्न करते हैं। आर्टिकल 249 जैसे पार्लियामेंट को ये पावर देता है कि अगर राज्यसभा एक रेजोल्यूशन पास कर दे कि कोई स्टेट सब्जेक्ट नेशनल इंटरेस्ट में है, तो पार्लियामेंट उस पर लेजिस्लेट कर सकती है। एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है। क्या, फिर से समझने की कोशिश करेंगे हम लोग इसको, कि अगर राज्यसभा एक रेजोल्यूशन पास कर देती है कि कोई स्टेट सब्जेक्ट नेशनल इंटरेस्ट में है, तो पार्लियामेंट उस पर लेजिस्लेशन कर सकती है, मतलब लेजिस्लेट कर सकती है। ठीक है, ये कौन सा सेक्शन बोलता है, आर्टिकल 249। उसी तरह 250 के बारे में हम लोग आगे भी देखेंगे। नेशनल इमरजेंसी बताता है। 252 ये क्या है, आर्टिकल 252 दो या ज्यादा
कंसेंटिंग स्टेट्स के लिए लेजिस्लेट करने देता है। मतलब पार्लियामेंट लेजिस्लेट फॉर टू और मोर कंसेंटिंग स्टेट। याद कैसे रखेंगे? दो, तो यहाँ पे 252 है, तो मतलब ऑब्वियसली सभी का अपना अपना तरीका है, बट उससे आपको हल्का सा आइडिया जरूर लग जाता है। उसके बाद देखते हैं हम एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पर, आर्टिकल 256 से 257 स्टेट्स को ये बोलते हैं कि अपनी एग्जीक्यूटिव पावर का यूज यूनियन लॉज फॉलो करते हुए करें। मतलब कि आप जो भी एक्सरसाइज कर रहे हैं अपनी एग्जीक्यूटिव पावर, वो सेंट्रल के लॉ के अगेंस्ट ना जाए, आपको उसके अकॉर्डिंगली उसको फॉलो करते हुए ही कर लेना है। और यूनियन बाइंडिंग डायरेक्शंस भी दे सकता है। ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 312, बाकी सारे भी आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट ही हैं। जितना आपको मेमोराइज होगा उतना बेटर है, जितने अच्छे से समझेंगे। आई एम गोइंग थ्रू सम इम्पॉर्टेंट, जिससे आप प्री के लिए प्रिपेयर रह सकते हैं। फिर आर्टिकल 312 में हम देखेंगे ये किसके बारे में है। ऑल इंडिया सर्विसेज के बारे में बोलता है। आईएएस और आईपीएस एक जेन्युइनली यूनिटरी थ्रेड जो फेडरल स्ट्रक्चर को के अंदर चलता है, क्योंकि सिलेक्शन और ये जो होता है वो यूनियन से होता है, मतलब सेंटर करती है, बट उनका कार्डर जो एलोकेट होता है वो स्टेट से स्टेट को दिया जाता है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे फाइनेंशियल रिलेशंस पे, जो एक्चुअली डिसाइड करता है कि आपके स्टेट गवर्नमेंट के पास खर्च करने के लिए कितना पैसा होगा। फाइनेंशियल रिलेशंस आर्टिकल 268 से 293 तक। ठीक है। देखिए फ्लो कैसे होता है। यूनियन मेजर टैक्स लेवी करती है और कलेक्ट करती है। फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 के तहत डिसाइड करता है कि कितना हिस्सा एक शेयर्ड डिविजिबल पूल में स्टेट्स के लिए जाएगा। इसको मिटा देते हैं, ये ओवरलैप, ओके। हाँ, तो फाइनेंस कमीशन अंडर आर्टिकल 280 डिसाइड करता है कि कितना हिस्सा एक शेयर्ड डिविजिबल पूल में स्टेट के लिए जाएगा। ठीक है, क्लियर है इसमें। आर्टिकल 270 जो है, इसके बारे में अब लगभग सारे सेंट्रल टैक्सेस जो हैं शेयरेबल हो गए हैं। आर्टिकल 275 नीडी स्टेट्स के लिए स्टैट्यूटरी ग्रांट्स इन एड प्रोवाइड करता है। जो पहले बोलते थे बीमारू या फिर वैसे जो स्टेट्स होते हैं जो नीडी हैं, उनके लिए हम लोग ग्रांट्स इन एड का प्रोविजन करता है। और साथ साथ जीएसटी काउंसिल आर्टिकल 279 ए के तहत टैक्स रेट्स जॉइंटली डिसाइड करती है। 279 ए के तहत, ठीक है, जीएसटी काउंसिल टैक्स रेट्स जॉइंटली डिसाइड करती है। आर्टिकल 293 पर भी ध्यान देना जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये स्टेट बोरोइंग गवर्न करता है। आर्टिकल 293 जो है वो स्टेट बोरोइंग गवर्न करता है। मतलब borrowing powers of union and states, state borrowing may need center's consent। तो स्टेट जो बोरो करता है वो 293 के तहत गवर्न करता है। और रिसेंट सालों में ये एक जेन्युइन फ्लैश पॉइंट बन गया है, जिस पर हम आगे भी बात करेंगे। मूविंग ऑन टू फाइनेंस कमीशन, जो अभी हम लोग शुरू में ही देखे कि 2026 से 31 तक के लिए हम लोगों का फाइनेंस कमीशन 16 फाइनेंस कमीशन ये। तो पहले चीज है कि ये फाइनेंस कमीशन, यू ऑल मस्ट बी नोइंग, आर्टिकल अंडर आर्टिकल 280 जिसके तहत होता है, ये एक फिजिकल फेडरलिज्म का इंस्टीट्यूशनल हर्ट जिसको बोलेंगे वो है
फाइनेंस कमीशन ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्वाशी जुडिशियल बॉडी है। ठीक है, ये एक पॉइंट हो गया। पहला चीज कि ये क्वाशी जुडिशियल बॉडी है। प्रीलिम्स में बेसिक्स के ही आपको क्वेश्चंस आते हैं जो कि कंफ्यूज कर देते हैं। 3-4 अलग अलग स्टेटमेंट्स हो गए, उनमें से एक स्टेटमेंट आसान हो सकता है, जैसे कि ये अंडर आर्टिकल 280 के तहत आता है, या फिर ये सेंटर स्टेट के पैसों का बंटवारा करता है, या ये सारी चीजें कुछ थोड़े ट्रिकी टाइप के हो सकते हैं स्टेट्समेंट। जैसे कि ये क्वासी जुडिशियल बॉडी है। प्रेसिडेंट हर 5 साल में एक नया फाइनेंस कमीशन कंस्टिट्यूट करते हैं। ये जरूरत पड़ने पर पहले भी बनाई जा सकती है। एक चेयरमैन 1+4, एक चेयरमैन 4 मेंबर्स, जजेस या पब्लिक फाइनेंस और एडमिनिस्ट्रेशन के एक्सपर्ट्स में से चुने जाते हैं। इसको सिविल कोड जैसी पावर्स भी होती है, मतलब सिविल कोड अब बुला सकते हैं, नोटिस कर सकते हैं, उनकी गवाही ले सकते हैं। दैट काइंड ऑफ पावर सिविल कोर्ट वाली भी होती है। ये विटनेस को समन कर सकता है, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स मांग सकता है, जो कि सिविल कोर्ट करता है। इसके काम 4 हिस्सों में बांटा जा सकता है मेनली। एक है आपका फर्स्ट वर्टिकल डिवोल्यूशन। डिवोल्यूशन मतलब उनको अलग अलग करना। तो वर्टिकल डिवोल्यूशन डिसाइड करना मतलब क्या, यूनियन के टैक्स रेवेन्यू का कितना हिस्सा स्टेट्स को एज अ होल जाएगा। मतलब कि एक वर्टिकल हो गया आपका यूनियन को कितना जाएगा, एक वर्टिकल हो गया आपका स्टेट्स एज अ होल कितना जाएगा। ठीक है, ये हो गया वर्टिकल पे। उसके बाद आता है हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन। ये हिस्सा इंडिविजुअल स्टेट्स में कैसे बटेगा, ग्रांट सीनेट के प्रिंसिपल सेट करना, या 73rd और 74th अमेंडमेंट के बाद से ये रेकमेंड करना है कि पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी यानी जो थर्ड टीयर ऑफ गवर्नमेंट है को कैसे स्ट्रेंथन किया जाए। मतलब इसके नीचे फिर आपको अलग अलग, ये हो गया हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन डिवोल्यूशन। ठीक है, फिर ग्रांट सीनियर्ड उसी में आ गया, लोकल बॉडी के लिए भी हम लोग ये कर सकते हैं। ये बेसिकली 4 हिस्सों में इसको बांट सकते हैं, जो हमारा फाइनेंस कमीशन का काम है। अब टाइमलाइन ऑफ फाइनेंस कमीशन भी देख लेते हैं। चलिए जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि पिछले 75 सालों में ये कैसे इवॉल्व हुआ है। 1951 के फर्स्ट फाइनेंस कमीशन से, जिसके चेयरमैन कौन थे, केसी नियोगी। ठीक है, और अभी आप आ गए हैं 16th फाइनेंस कमीशन, मतलब 16 बार फाइनेंस कमीशन बन चुकी है। और इनके चेयरमैन कौन है, डॉक्टर अरविंद पानागड़िया। सॉरी, यहाँ केवल पानागड़िया लिखा है, डॉक्टर अरविंद पानागड़िया है। इस बार चार्ट को ध्यान से देखिए, ये सिलेबस के सबसे हाई यील्ड स्टैटिक फैक्ट्स में से एक है। वर्टिकल डिवोल्यूशन दशकों तक 29 से 32% के बीच रहा है, जब तक 2015 में 14th फाइनेंस कमीशन ने एक लैंडमार्क जंप नहीं किया 42% तक का। ये भी एक क्वेश्चन टाइप से पूछा जा सकता है। इसके पहले तक हमेशा जो वर्टिकल डिवोल्यूशन था वो 29 से 32% तक ही रहता था। वर्टिकल डिवोल्यूशन मतलब सेंटर एंड अदर स्टेट्स एज अ होल दोनों के बीच में कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा। बट 14 फाइनेंस कमीशन ने एक लैंडमार्क जंप किया 42% तक का। इंडिया के फिस्कल हिस्ट्री का सबसे बड़ा इंक्रीज। 15 फाइनेंस कमीशन ने इसको तोड़ा, काम करके 41% किया। यहाँ पे हल्का सा कम कर दिए, 41% कर दिए, थोड़ा कम कर दिया। ये स्टेट्स का ट्रस्ट कम होने की वजह से नहीं, बल्कि जम्मू और कश्मीर के यूनियन टेरिटरीज में रीऑर्गेनाइजेशन के बाद एक प्योरली टेक्निकल एडजस्टमेंट था। मतलब ऐसा नहीं था कि हिस्सा कम कर दिया इनका,
लेकिन जम्मू एंड कश्मीर की यूनियन टेरिटरीज में हम लोगों ने जो लद्दाख और फिर इसको इधर पे अलग कर दिया स्टेट्स को, उसके वजह से एक टेक्निकल एडजस्टमेंट था। और 16 फाइनेंस कमीशन ने 2026 से 31 के पीरियड के लिए 41% पर ही रखा, उसी चीज को मेंटेन कर दिया। ठीक है। इसके बाद हम आते हैं थोड़ा सा 15 फाइनेंस कमीशन पे, थोड़ा डीपर जाते हैं उसमें। उसका पीरियड क्या था? 2000, अभी 26 से 31 है तो उसके 5 साल पहले चल जाइए, 20, 21, 25, 26। क्योंकि इसका फ्रेमवर्क ऑलमोस्ट चेंज 16th, मतलब हम लोग अभी इसको क्यों देख रहे हैं, क्योंकि अभी इसी का फ्रेमवर्क जो था ऑलमोस्ट सेम डुप्लीकेट करके हम लोगों ने 16th फाइनेंस कमीशन में भी कैरी फॉरवर्ड करा है। 41% वर्टिकल डिवोल्यूशन, लेकिन 41% 28 स्टेट्स में नहीं, कैसे बढ़ता है? यही है हॉरिजेंटल डिवोल्यूशन जो हम लोगों ने पहला, मतलब पहले वर्टिकल डिवोल्यूशन, फिर से एक बार बता रहे, ये यूनियन एंड ऑल स्टेट्स टुगेदर, ये हो गया वर्टिकल, एंड अमंग द स्टेट्स ये हो गया हॉरिजेंटल डिवोल्यूशन। और ये एक फॉर्मूला है, यहाँ पे आप डोनट चार्ट को देखिए, इनकम डिस्टेंस सबसे ज्यादा वेट लेता है, ये है आपका इनकम डिस्टेंस। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस डोनट चार्ट में कि ये सबसे ज्यादा पोर्शन जो है वो यहाँ पे ले रहा है। ये पूरे स्टेट्स को बिगर शेयर देता है। पॉपुलेशन 2011 सेंसस के हिसाब से 15% है, एरिया भी 15% है। डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो ये 12.5% होता है। उन स्टेट्स को रिवॉर्ड करता है जिन्होंने अपनी पॉपुलेशन ग्रोथ अच्छे से कंट्रोल की है, ये डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस है। उसके बाद फॉरेस्ट और इकोलॉजी कवर भी होता है 10% का एरिया। सॉरी, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी वो उस कलर में है। वी विल ये 10%। कंजर्वेशन की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को रिकग्नाइज करता है ये चीज, कि कौन इन्वायरमेंट, मतलब कंजर्वेशन के हिसाब से अपना ग्रोथ कर रहा है और उस चीज को रिकग्नाइज करता है। और टैक्स और फिस्कल एफर्ट सिर्फ 2.5% है। तो मिनिमम कौन सा आपका डोनट चार्ट में हिस्सा लेता है, स्टेट्स को कैसे बढ़ता है, उसमें सबसे कम हिस्सा कौन उस पे इफेक्ट डालता है, वो है टैक्स और फिस्कल एफर्ट, जो कि मात्र 2.5% है। उन स्टेट्स को रिवॉर्ड करता है जो अपने टैक्सेस एफिशिएंटली कलेक्ट करते हैं। ये फॉर्मूला मेंस के लिए एक बहुत ही अच्छा रहेगा, जब भी आपको अगर मेमोराइज हो उसको लिखने के लिए। आपको सिर्फ नंबर याद नहीं करने, बल्कि एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि किस क्राइटेरिया पे क्यों एग्जिस्ट करता है कौन। ठीक है, मूविंग ऑन टू 15 देख लिया हमने, अब हम 16 फाइनेंस कमीशन को थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ये पता ही है 2026 से 2031 तक 16 फाइनेंस कमीशन, जिसके चेयरमैन थे डॉक्टर अरविंद पनागरिया, और जो फॉर्मर नीति आयोग के वाइस चेयरमैन भी थे। इसने अपनी रिपोर्ट प्रेसिडेंट को कब सौंपी? 17 नवंबर 2025 को। 17 नवंबर 2025 को टेबल किया गया, जो पार्लियामेंट में 1 फरवरी 2026 को। हेडलाइन नंबर ये है
इसमें कि वर्टिकल डिवोल्यूशन 41% है, जैसा कि हमारा 15 फाइनेंस कमीशन में भी था, और हॉरिजॉन्टल फॉर्मूला भी 15 से इसेंशियली अनचेंज्ड है, मतलब जो हमने ऊपर डोनट चार्ट देखा एग्जैक्टली दैट विल बी रेप्लिकेटेड हियर आल्सो, सेम के सेम। लेकिन रियल सब्सटेंस इसकी बाकी रिकमेंडेशन में भी है, ठीक है। हेडलाइन रिकमेंडेशंस जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कॉम्बाइंड सेंटर और स्टेट डेब्ट जो अभी लगभग 77% है, 77% ऑफ द जीडीपी, 2030 मतलब 2030 से 31 तक गिरकर वो 73% के आसपास आने के प्रोजेक्शंस है। मतलब कि हम जो ओवरऑल डेप्ट है उसको 4% से ज्यादा का रिडक्शन अनुमान लगा रहे हैं, प्रोजेक्शन कर रहे हैं। ये डिस्कॉम प्राइवेटाइजेशन कंपनीज हैं उसको, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो होती हैं उनको प्राइवेटाइज करने के लिए स्ट्रांगली पुश कर रहा है। इस कमीशन में उसमें रिकमेंडेशन दी गई है एक स्पेशल व्हीकल के साथ जो लीगेसी पावर सेक्टर डेप्ट एब्जॉर्ब करेगा। मतलब लीगेसी पावर सेक्टर डेप्ट मतलब कि वो बहुत सालों से चला आ रहा पावर डेप्ट को, तो हम उसको कैसे खत्म करने वाले हैं? प्राइवेटाइजेशन करके, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के प्राइवेटाइजेशन से हम जो लीगेसी पावर सेक्टर का डेप्ट होता है उसको अब्सॉर्ब करेंगे, और सब्सिडी स्कीम्स को टाइटर टारगेट करना चाहता है। मतलब जो सब्सिडीज हैं उनको थोड़ा तो रेशनलाइज करने की आवश्यकता जरूर है। कंट्रोवर्सी क्या है कई स्टेट्स ने बहुत ज्यादा शेयर मांगा, 50% तक, और एक ऑनगोइंग डिबेट है कि क्या 2011 पॉपुलेशन डेटा उन स्टेट्स को अनफेयरली पेनलाइज करता है जिन्होंने फैमिली प्लानिंग में सक्सेस पाई, मतलब जो बढ़ गए उनको फायदा हो रहा है, और जिन्होंने मतलब थोड़ा प्रूडेंट और थोड़ा एफर्ट लेके फैमिली प्लानिंग कराई और अच्छे से, उनको उसका नुकसान हो रहा है। तो ये डिबेट जरूर याद रखिए, यही वो वैल्यू एडिशन है जो एक अच्छे मतलब मेंस राइटिंग जो होगा और एवरेज जो होगा उसको अलग करेगा। तो इसके बाद हम आते हैं जीएसटी काउंसिल में। तो अब हम लोग बात करते हैं उस चीज की जिससे कल लोग कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का क्राउन ज्वेल कहते हैं। क्या कहा मैंने? फेडरलिज्म, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। फेडरलिज्म तो है ही, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का क्राउन ज्वेल कहते हैं किसको? जीएसटी काउंसिल को। ये कौन से आर्टिकल के तहत आता है? अंडर आर्टिकल 279 ए, कैपिटल ए है ऑब्वियसली, मतलब कि अमेंडमेंट होगा। वो अमेंडमेंट कौन सा था? 101st अमेंडमेंट 2026। 101st अमेंडमेंट 2026 में 279 ए हम लोगों ने ऐड करा, जिसमें कि जीएसटी काउंसिल हमारे को लाया गया, इसमें बनाया गया। इसकी चेयरमैनशिप यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर करते हैं। प्रॉपर प्रीलिम्स क्वेश्चन है, इस कॉम्पोजिशन से हमेशा एक प्रीलिम्स क्वेश्चन बन सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इवन कई बार जीएस पेपर 2 में भी उससे रिलेटेड पूछे जा सकते हैं सवाल। तो इसके चेयरमैनशिप यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर करते हैं, और हर स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर इसमें मेंबर होते हैं। हर एक स्टेट के जो फाइनेंस मिनिस्टर होंगे वो जीएसटी काउंसिल के मेंबर होते हैं। लेकिन वोटिंग मैथ को गौर से अगर देखेंगे तो यहाँ प्रीलिम्स अक्सर लोग को कर सकती है, ऐसा यहाँ पे आप देखिएगा। वेटिंग वेटेज देखेंगे हम लोग वोटिंग का, ठीक है ना, सब मेंबर तो होते हैं लेकिन उनका वेट क्या रहता है उनके वोट का, इस चीज को भी समझने वाली बात है। सेंटर का जो वेट है वो 1/3 है, और स्टेट्स का ओवरऑल कॉम्बाइंड जो है वो 2/3 है, मतलब 66.6% इनका है और सेंटर का है 33.3।
ये समझना है कि सेंटर का वेट 1/3 हो गया, सारे मिलकर 2/3 हो गए। डिसीजन के लिए 3/4 मेजोरिटी चाहिए। डिसीजंस नीड अ 3/4 मेजोरिटी ऑफ वेटेड वोट्स गिविंग देयर। अब ये तो आप समझ गए मेजोरिटी चाहिए। अब अरिथमेटिक करके देखिए, इसका मतलब है कि सेंटर अकेला किसी भी डिसीजन को ब्लॉक कर सकता है, एक प्रैक्टिकल वीटो। लेकिन लेकिन स्टेट्स भी अगर मिलकर एक्ट करें, सेंटर के बिना ब्लॉक कर सकती है। ये जेन्युइनली यूनिक फेडरल बार्गेनिंग स्ट्रक्चर है। और 2022 का लैंडमार्क मोहित मिनरल्स, ये एक इंपॉर्टेंट केस है। 2022 का लैंडमार्क मोहित मिनरल्स जजमेंट याद रखिए, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया कि जीएसटी काउंसिल की रिकमेंडेशंस रिकमेंडेटरी है, बाइंडिंग नहीं। इस चीज को याद रखना है। कौन सा केस है? मोहित मिनरल्स जजमेंट 2022 का, जिसमें बोला गया है जीएसटी काउंसिल की रिकमेंडेशंस रिकमेंडेटरी है, बाइंडिंग नहीं, क्योंकि पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों को साइमल्टेनियसली जीएसटी पर लेजिस्लेट करने का पावर है। दोनों लेजिस्लेट कर सकते हैं। इसलिए जीएसटी काउंसिल की जो रिकमेंडेशंस है वो रिकमेंडेटरी ही कंसिडर की जाएगी एज पर मोहित मिनरल्स में, जैसा सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है। तो ये मेंस प्रीलिम्स दोनों के लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जरूर है। फिर अब आइए जीएसटी में फ्रिक्शन पॉइंट्स पे हम लोग बात करने का देखते हैं। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म हमेशा स्मूथ नहीं होता है। 4 रियल फ्रिक्शन पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, पहला है कॉम्पनसेशन सेस एक्सपायरी। कॉम्पनसेशन सेस एक्सपायरी, स्टेट्स को 14% एनुअल रेवेन्यू ग्रोथ की गारंटी दी गई थी। यहाँ पे देखिए, सॉरी इट इज नॉट विजिबल। हाँ, स्टेट्स को 14% एनुअल ग्रोथ रेवेन्यू की गारंटी दी गई थी 5 साल के लिए, जून 2022 तक। ठीक है, 5 साल जोड़ के जून 2022 तक के लिए 14% का एनुअल रेवेन्यू ग्रोथ की गारंटी दी गई थी। ये गारंटी अब खत्म हो चुकी है क्योंकि 22 बीत गया। अब सिर्फ कोविड एरा लोन्स रिपे करने के लिए चल रहा है ये चीज। ठीक है ना, जो मार्च 2026 में एंड होने वाला है। और स्टेट्स इसके बाद क्या होगा इसकी चिंता में है। तो ये जो दो जीएसटी काउंसिल का कॉम्पनसेशन से एक्सपायरी हो रहा है, इस चीज को लेके एक फ्रिक्शन पॉइंट है स्टेट्स के और सेंटर के बीच में। ये कॉम्पनसेशन सेस था। उसके अलावा फिर आपका दो सेसेस और सर चार्जेस डिविजिबल पूल के बाहर होते हैं। जैसे जैसे सेंटर इन इंस्ट्रूमेंट्स पर ज्यादा डिपेंड करता गया है, स्टेट्स को हेडलाइन डिवॉल्यूशन परसेंटेज जो है वो कम एक्चुअल हिस्सा मिलता है। इसके इसको वर्टिकल फिस्कल इम्बैलेंस बोलते हैं। ठीक है ना, सेस एंड सरचार्जेस आर नॉट पार्ट ऑफ द डिविजिबल पूल। कुछ जो सेस और सरचार्जेस हैं वो डिविजिबल पूल का हिस्सा नहीं है। मतलब टैक्सेस को हम डिविजिबल पूल में रखते हैं, वर्टिकल डिविजिबल जो अभी हम लोग देखें, तो इसमें टैक्सेस को रखते हैं, बट सेस एंड सरचार्जेस वो डिविजिबल पूल का हिस्सा नहीं होता है। तो ये तो पूरा का पूरा सीधा सीधी सेंटर को ही जा रहा है। फिर उनको तो बस इसका हिस्सा स्टेट्स को मिल रहा परसेंटेज वाइज, जो 41% हम लोग देखें। तो इससे स्टेट्स का जो हिस्सा है वो श्रिंक करता है और सेंटर के ऊपर उनका डिपेंडेंस बढ़ता है। इसको बोलते हैं हम वर्टिकल फिस्कल इम्बैलेंस। प्रॉपर क्वेश्चन आपको मेंस में भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज वर्टिकल फिस्कल इम्बैलेंस और उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, या फिर क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। 16 फाइनेंस कमीशन में उसके बारे में क्या बोलता है नहीं बोलता है, एंड ऑल दोस थिंग्स। थर्ड फिर हम देखते हैं
ऑफ बजट ग्रोइंग, जो 4 मेजर फ्रिक्शंस के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग। कॉम्पनसेशन एक्सपायरी हो रहा है 2026 में, खत्म हो जाएगा, उसका क्या होना है। सेस सरचार्ज जो है वो वर्टिकल डिवॉल्यूशन में नहीं आता है। तीसरा हम देखेंगे ऑफ बजट बोरोइंग, दोनों सेंटर और स्टेट्स के द्वारा जो फिस्कल ट्रांसपेरेंसी को धुंधला करता है, मतलब ट्रांसपेरेंसी नहीं रहती है। बोथ सेंटर एंड स्टेट्स हैव यूज्ड ऑफ बजट इंस्ट्रूमेंट टू बाईपास एफआरबीएम बोरोइंग, इसका जो सीलिंग होता है उसको बाईपास कर पाते हैं इससे, और जो फिस्कल ट्रांसपेरेंसी होती है वो इसके वजह से थोड़ी धूमिल हो जाती है, उसको क्लाउड कर दिया जाता है। और फोर्थ हम देखेंगे, एक क्लाइव सुप्रीम कोर्ट रेफरेंस देते हैं इसमें, केरला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में जिसमें टेस्ट हो रहा है कि सेंटर कितने स्टेट्स की अपनी बोरोइंग ऑटोनॉमी को आर्टिकल 293 के तहत रेस्ट्रिक्ट कर सकता है। मतलब ऑन आर्टिकल 29(3) एग्जाम, हाउ फार द सेंटर कैन रेस्ट्रिक्ट अ स्टेट्स बोरोइंग ऑटोनॉमी। मतलब ठीक है आप सेंटर हैं और यूनिटरी बायस्ड है, बट आप स्टेट्स का जो बोरोइंग का ऑटोनॉमी है उसको किस लेवल तक आप रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, इस चीज को लेके केरला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में अभी एक ऑलरेडी केस चल रहा है। अ लाइव फेडरलिज्म फ्लैश पॉइंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और किसी भी अच्छे एग्जाम मेंस में जरूर इससे क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको जरूर अच्छे से समझ लेना है। नो, आगे बढ़ते हुए, ये स्लाइड डायरेक्टली एक रियल यूपीएससी 2020 क्वेश्चंस पर बेस्ड है। हाउ फार डू कोऑपरेशन, competition and confrontation shape the nature of federation in India? क्या बोला मैंने कि how far do cooperation, competition and confrontation shape the nature of federation in India? तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म दिखता है जीएसटी काउंसिल में, नीति आयोग में और ज्वाइंट डिजास्टर रिस्पांस में, इसमें कोई दो राय नहीं है। कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, स्टेट्स एक दूसरे से रेस करते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग्स में, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम में, एसडीजी इंडिया इंडेक्स में। ये सब स्टेट्स को इन्वेस्टमेंट और रिकग्निशन के लिए कंपीट करने पर मजबूर करते हैं। और कन्फ्रंटेशनल फेडरलिज्म, गवर्नर वर्सेस इलेक्टेड गवर्नमेंट स्टैंड ऑफ, स्टेट्स द्वारा सीबीआई को जनरल कंसेंट विड्रॉ करना, आर्टिकल 356 की लंबी हिस्ट्री और जीएसटी कॉम्पनसेशन को लेकर डिस्प्यूट्स जो हमेशा रहते हैं। अगर आपको इस पूरे वीडियो से सिर्फ एक फ्रेमवर्क याद रखना है अपने मतलब मेंस आंसर्स के लिए, तो ये 3 तरह जो हम लोग कोऑपरेटिव, कॉम्पिटिटिव और कन्फ्रंटेशन स्प्लिट जो दे रहे हैं, इसको याद रखना चाहिए। ठीक है, कोऑपरेटिव ऑब्वियसली जीएसटी, नीति आयोग, इंटरस्टेट काउंसिल ये दे रहा है कोऑपरेटिव। कॉम्पिटिटिव, जो भी इंडेक्सेस होते हैं उसमें एक स्टेट दूसरे स्टेट से कॉम्पीट करते हैं। कन्फ्रंटेशनल बहुत लंबी हिस्ट्री है जहां पे गवर्नर ने आर्टिकल 356 के तहत इमरजेंसी मतलब प्रेसिडेंट रूल लगा दिया है, फिर जीएसटी कॉम्पनसेशंस के वजह से ये सारा कन्फ्रंटेशन में आ जाता है, सीबीआई का यूज, दीज थिंग्स। तो ये जो इसको पॉज करके आप इसको प्रॉपरली स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट थीम है और हमेशा मीन्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट
कॉन्सेप्ट के तौर पे यूज किया जाता रहा है। मूविंग ऑन टू आर्टिकल 356, जिसके बारे में अभी हम लोग बात कर रहे थे, इमरजेंसी प्रोविजंस, प्रेसिडेंट्स रूल। ठीक है, सबसे पॉलिटिकली लोडेड प्रोविजन आर्टिकल 356, प्रेसिडेंट्स रूल। 1956 से अब तक 130 से ज्यादा बार इन्वोक हो चुका है। कैन यू इमेजिन? समझिए कि अभी उतने हमारे इंडिपेंडेंस के साल नहीं हुए, लेकिन उनसे कहीं ज्यादा बार ये इन्वोक हो चुका है आर्टिकल 356। इनमें से ज्यादातर 1994 से पहले थे, अक्सर प्योरली पॉलिटिकल रीजंस के लिए। तो इसमें इनमें से अक्सर प्योरली पॉलिटिकल रीजंस के लिए ऑपोजिशन लेड जो स्टेट गवर्नमेंट्स को डिसमिस करने के लिए लिया जाता था। ये चेंज हुआ एक लैंडमार्क केस से। कौन सा केस था? एसआर बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ने 4 चीजें होल्ड की जो आपके आंसर्स के लिए बिल्कुल एसेंशियल है। एक, फेडरलिज्म कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक स्ट्रक्चर है। बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट आ गया यहाँ पे, मतलब फेडरलिज्म को बोल दिया गया कि ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। दूसरा, फ्लोर टेस्ट ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस होना है। गवर्नर की पर्सनल ओपिनियन नहीं, ये ट्रू टेस्ट है मेजॉरिटी का। फ्लोर टेस्ट दीजिए, जिसकी मेजॉरिटी है तो वो रहेगा। प्रेसिडेंट की प्रोक्लेमेशन जुडिशियल रिव्यू के अंदर आएगी। द प्रेसिडेंट्स प्रोक्लेमेशन अंडर आर्टिकल 356 इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू एंड कैन बी स्ट्रक डाउन। मतलब कि अगर कोर्ट उसको रिव्यू कर सकता है, एंड अगर कोर्ट को लगता है कि वो सही नहीं है तो वो स्ट्रक डाउन भी कर सकता है। और आर्टिकल 356 मस्ट बी यूज स्पेरिंगली, ओनली एज अ लास्ट रिसॉर्ट। लास्ट रिसॉर्ट होना चाहिए, फर्स्ट इंस्टिंक्ट नहीं। तो ये एज अ होल पूरा का पूरा किसी भी आंसर्स में आप सेंटर स्टेट रिलेशंस में दे सकते हैं। बम्बई के बाद इसके यूज की फ्रीक्वेंसी शार्पली गिर गई, क्योंकि इतने सारे कंडीशंस लग गए, और ये डिक्लाइन खुद एक रियल यूपीएससी क्वेश्चन बन गया। अकाउंट फॉर द लीगल एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स बिहाइंड द रिड्यूस्ड फ्रीक्वेंसी of Article 356 since the mid 1990s. Frequently sharply dropped 1990 में। सरकारिया and Punchi Commission urged restraint and an apolitical govern। इस सरकारिया और पुंची कमीशन में जो सेंटर स्टेट के रिलेशंस थे, उनके जो रिकमेंडेशंस हैं वो भी 3-4 आप कहीं पे भी कोट कर सकते हैं कि गवर्नर को ये पॉलिटिकल होना चाहिए, और ये सारी चीजें आर्टिकल स्पेरिंगली यूज हो जो बोम्बई के केस में थे। और ये प्रोक्लेमेशन नीड्स पार्लियामेंट्री अप्रूवल विद इन 2 months, लैप्सेस आफ्टर 6 months अनलेस रिन्यूड। मैक्सिमम ऐसे करके आप 3 साल तक विद कंडीशन जा सकते हैं। अभी जो कंटेम्परेरी चैलेंजेस है, चलिए अब इसको पूरी तरह अप टू डेट कर लेते हैं। आज के टाइम में फिजिकल फेडरलिज्म के लाइव फॉल्ट लाइंस क्या है? तो हम लोग शुरू में वहां पे कन्फ्रंटेशन वाला देखे थे। टैक्स और सरचार्ज का बढ़ता हुआ शेयर, ठीक है, जो क्या था, डिविजिबल पूल के बाहर है। वर्टिकल, फिर से बता रहे हैं, वर्टिकल डिवोल्यूशन सेंटर और स्टेट का हो गया, और इसके बाहर है सेस और सरचार्ज। तो एक मेजॉरिटी पोर्शन है जिसका हिस्सा स्टेट्स को नहीं मिल रहा और सेंटर के पास है। उसके बाद है ऑफ बजट एंड बैकडोर बोरोइंग। ऑफ बजट बैरोइंग जो फिजिकल डिसिप्लिन को बाईपास करता है, जो एफआरबीएम के तहत आपको होना है, उससे हम
बाहर चले जाते हैं। कंडीशनल सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स जो स्टेट्स की स्पेंडिंग फ्रीडम को नैरो करती है कि कितना होना है, नहीं होना है। गवर्नर का डिस्क्रिशनरी रोल अभी तक एक रिकरिंग फ्लैश पॉइंट है, आर्टिकल 356। सेंसस डेटा में डिलेज जो डिलिमिटेशन और डिवॉल्यूशन फॉर्मूलाज दोनों को इफेक्ट करता है। अभी तक हमारे पास सेंसस का जो ऑफिशियल डाटा वो 2011 का ही है। डिलिमिटेशन जो है काफी पहले, अभी जो बिल था वो पास नहीं हुआ है, तो डिलिमिटेशन अभी भी एज इट इज है। तो इन डिवॉल्यूशन का फॉर्मूला जो है ये डिवॉल्यूशन को इफेक्ट करता है, क्योंकि पॉपुलेशन डेटा हम अभी तक वही ले रहे हैं। और बिहार और आंध्र प्रदेश जैसे स्टेट्स द्वारा कंटिन्यूड स्पेशल कैटेगरी की डिमांड, बिहार हमेशा बोलता है कि स्पेशल कैटेगरी स्टेट मेरे को दो, और उसके लिए अलग ग्रांट्स इन एड मांगा जाता है, जो कि एक और फॉल्ट लाइन है। इनको मेंस के लिए इनको सिर्फ लिस्ट मत करिए, ठीक है, दो तीन चुनिए और एक्सप्लेन करिए कि ये फेडरल ट्रस्ट के फ्यूचर के लिए क्यों मैटर करता है। मेंस में आपको ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो आप किसी मतलब जो भी है दो तीन को अच्छे से कभी भी ये सेस और ये सब बनाइए तो इसको थोड़ा फ्लो चार्ट और डायग्राम के साथ बनाएंगे, तो इट विल बी मोर विजुअली, मतलब दिखने में तो अच्छा होगा ही, अंडरस्टैंडिंग के लिए भी अच्छा होगा। तो मेंस के लिए ये सारे फैक्ट्स एंड ये एनालिटिकल जो आपको समझ में आता है ये बहुत ही जरूरी होगा। अब है कि इसका वे फॉरवर्ड क्या है, तो आगे रास्ता क्या है। 6 रिफॉर्म्स जो एग्जामिनर्स अपने कंक्लूजन में देखना पसंद करते हैं। आपको मतलब आंसर राइटिंग में लास्ट में ये 6 रिफॉर्म्स लिखने चाहिए। सबसे पहला है ए पॉलिटिकल गवर्नर, मतलब ए पॉलिटिकल गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट्स और आर्टिकल 356 के यूज में जेन्युइन रीस्ट्रेंट। यहाँ पे सरकारिया कमीशन और पुंछी कमीशन का भी उल्लेख कर देना चाहिए, मेंशन करना चाहिए। इम्पार्शियल अपॉइंटमेंट हो और लास्ट रिसॉर्ट होना चाहिए इमरजेंसी प्रोविजंस, जैसा कि सरकारिया एंड पुंछी दोनों कमीशंस ने रिकमेंडेड किया है। फिर आर्टिकल 263 क्या है, इंटर स्टेट काउंसिल के तहत एक स्ट्रॉन्गर, ज्यादा एक्टिव इंटर स्टेट काउंसिल होना चाहिए। उसके बाद सेस और सरचार्ज को रेशनलाइज करना ताकि ज्यादा रेवेन्यू शेयरेबल पूल में आए, मतलब जो पूल सेंटर और अमंग द अदर स्टेट्स आएगा इसमें ज्यादा हिस्सा आ पाए, इसलिए रेशनलाइज करना चाहिए। जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल, जीएसटी 80 को फुल्ली ऑपरेशनलाइज करना चाहिए डिस्प्यूट रेजोल्यूशंस के लिए। इकोनॉमिस्ट विजय केलकर का प्रपोजल कि, कि नीति आयोग को फाइनेंस कमीशन के साथ एक एक्चुअल फंड ट्रांसफर रोल देना चाहिए, अमंग अदर देन फाइनेंस कमीशन। नीति आयोग को भी उसके साथ देना चाहिए फंड ट्रांसफर का एक रोल। और पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज के लिए प्रेडिक्टेबल फॉर्मूला बेस्ड फंडिंग होनी चाहिए 30 ईयर, जो अक्सर भुला दिया जाता है, उनको मतलब नेग्लेक्ट कर देते हैं, ये इतनी 30 ईयर पे है, मतलब उस सेंटर और स्टेट के डिस्कशन में ये आ ही नहीं पाते, तो इसको भी इंक्लूड कर लेना चाहिए। मूविंग ऑन टू यूपीएससी के जीएस पेपर 2 के प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे। ये है असली पे ऑफ 2014 से 2025 तक के एक्चुअल वेरीफाइड यूपीएससी मेंस जीएस 2 क्वेश्चंस, इसी एग्जैक्ट थीम पर जो हम लोग फेडरलिज्म की बात कर रहे हैं। आप देखिए कि 14 से 15, 14, 15, 16, 20, 21 में 2, 22, 23 एंड 25
पैटर्न देखिए, फेडरलिज्म हर साल किसी ना किसी फॉर्म में आता है। कभी स्ट्रॉन्ग सेंटर के बारे में, कभी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के बारे में, कभी डायरेक्टली फाइनेंस कमीशन के बारे में, कभी आर्टिकल 356 के बारे में। वीडियो को यहां पॉज करिए और क्वेश्चंस को केयरफुली पढ़िए, सारे क्वेश्चंस क्या कहते हैं, और कम से कम 3 क्वेश्चंस के लिए 2 मिनट का आउटलाइन स्केच करने की कोशिश कीजिए। अभी जितने चीज पे हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ाई की या जितनी चीजों को हम लोगों ने अभी जाना, आगे बढ़ने से पहले 2-3 क्वेश्चंस किसी को भी ले लीजिए। 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अभी हम लोगों ने देखा था, क्या व्हाट एक्सटेंट डज इट रिफ्लेक्ट अ कम्युनिटी, किसी का भी स्केच 3-4 बना के देख लेना है कि आप उसको आंसर करने के ऊपर के बेसिस पे है कि नहीं। फेडरलिज्म अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल इन फेवर ऑफ स्ट्रॉन्ग सेंटर टू वर्टिकल डेवोल्यूशन, ये सारी चीजें लिखना है। हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन कैसे सेस और ये उसमें नहीं आ रहा है, या फिर ये गवर्नर के जो अपॉइंटमेंट है, ये सारा चीज आपको स्ट्रॉन्ग सेंटर उसको दिखाने के लिए लिखना होगा। थोड़े प्रीलिम्स के लिए भी रिकॉल कर लेते हैं। तो फैक्ट चेक करने के लिए लॉक इन करते हैं 3 क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, फाइनेंस कमीशन किस आर्टिकल के तहत एस्टैब्लिश होती है? पॉज कीजिए, आंसर आर्टिकल 280। इट वाज एन इजी वन, नो इश्यूज, बट इतना ही मत देखिए, 293 भी पढ़ लेना है, 275 भी पढ़ लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, मोहित मिनरल्स जजमेंट टेस्ट करता है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट था जो हम लोगों ने पढ़ा। क्या जीएसटी काउंसिल की रिकमेंडेशंस बाइंडिंग होती है? नहीं, ये सिर्फ रिकमेंडेटरी होती है, जो कि हम लोगों ने पढ़ा था। तो ये एक हो गया, वन ओनली, क्योंकि बाइंडिंग नहीं होती है, वो केवल रिकमेंडेटरी होती है, जैसा कि मोहित मिनरल्स केस में बोला गया था 2022 में। फिर आते हैं एसआर बोम्मई केस में। मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग? ऑब्वियसली स्टेट इमरजेंसी के खिलाफ। फिर बोला गया कि गवर्नर को ये पॉलिटिकल होना चाहिए, लास्ट रिसॉर्ट होना चाहिए, फर्स्ट इंस्टेंट नहीं होना चाहिए, फ्लोर पे टेस्ट होना चाहिए मेजॉरिटी, ना कि उनके गवर्नर के इससे। तो ये सारी चीजें एसआर बोम्मई केस में बोली गई, तो ऑब्वियसली यूज ऑफ आर्टिकल 50 356 के लिए बोलेंगे। अब यहाँ पे हम आते हैं माइंड मैप समरी में। एक फाइनल बार जूम आउट करते हैं, सेंटर में आपका है इंडियन फेडरलिज्म। इसमें से ब्रांच होती हैं लेजिस्लेटिव रिलेशंस, आर्टिकल 245 से 254, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस आर्टिकल 256 से 263, फाइनेंशियल रिलेशंस आर्टिकल 268 से 293 के तहत। फाइनेंस कमीशन पे आते हैं 280, जीएसटी काउंसिल 101st अमेंडमेंट जो हम लोगों ने अभी ऊपर भी क्वेश्चन में भी देखा, जीएसटी काउंसिल 279A, इमरजेंसी प्रोविजंस प्रेसिडेंट्स रूल आर्टिकल 356, जुडिशियल सेफगार्ड जो दिए गए सर बोम्बई 1994 जो अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले फिर से देखा, और सपोर्टिंग इंस्टीट्यूशंस नीति आयोग एंड इंटरस्टेट काउंसिल, वो भी रिकमेंडेशन था कि आर्टिकल 263 के तहत एक स्ट्रॉन्ग इंटरस्टेट काउंसिल होना चाहिए। नीति आयोग के बारे में बोला गया कि इसको भी थोड़ा फाइनेंस डिस्ट्रीब्यूशन का रोल देना चाहिए फाइनेंस कमीशन के साथ। तो ये माइंड मैप में आपको कंप्लीट इंडियन फेडरलिज्म दिखाई देता है, कंप्लीट पिक्चर है। इन 60 सेकंड्स इसको एकदम जरूर से अपने दिमाग में रखें कि आप इतने डायमेंशंस में सेंटर स्टेट रिलेशन को समझेंगे। ये सारे अलग अलग डायमेंशंस हैं जिसपे कि आपको सेंटर स्टेट इंडियन फेडरलिज्म का किसी भी सवाल का जवाब अच्छे से दिया जा सकता। तो यहां है वो एक आइडिया
जो आप साथ लेके जाएंगे। इंडियन फेडरलिज्म कोई फिक्स्ड फॉर्मूला नहीं है जो 1950 में फ्रीज हो गया हो, ठीक है। ये एक डेली इवॉल्विंग चीज है, एक लिविंग कॉन्स्टेंटली रीनिगोशिएट होने वाला बार्गेन है। हर फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट, हर जीएसटी काउंसिल वोट, हर आर्टिकल 356 डिबेट स्ट्रॉन्ग यूनियन और स्टेट ऑटोनॉमी के बीच की लाइन को दोबारा कहती है। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इस सीरीज में आगे हम करेंगे गवर्नर के ऑफिस और सेंटर स्टेट लीगल बैटल्स पर एक डीप डाइव। उसके बाद नीति आयोग और पंचायती राज फाइनेंसेस। मिलते हैं अगले वीडियो में। कीप स्टडी, कीप शाइनिंग, कीप हेल्दी। थैंक यू।